तो वेलकम बैक टू द फिजियो चैम्प। और आज हम देखने वाले हैं मोबिलाइजेशन के इंडिकेशंस, लिमिटेशंस, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, ग्रेड्स वगैरह। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिस्कस किया था जनरल टर्म्स जो हैं, जैसे एसेसरी मूवमेंट, फिजियोलॉजिकल मूवमेंट, मोबिलाइजेशन क्या होती है, मैनिपुलेशन क्या होता है, ठीक है, थ्रस्ट वगैरह, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो लेट्स गो। और ये सारी चीज़ें हम ऑथेंटिक बुक किश्नर से पढ़ रहे हैं, जो बहुत बेस्ट बुक बताई जाती है एक्सरसाइज थेरेपी के लिए। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करो वीडियो को जितना ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंडिकेशंस ऑफ जॉइंट मोबिलाइजेशन। पहली जो इंडिकेशन है वो है आपकी पेन, मसल गार्डलिंग एंड स्पाज्म, ठीक है। अब पेन जो होता है उसके लिए हमारे जॉइंट के अंदर जो रिसेप्टर्स होते हैं, नोसी रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं, उसमें क्या होता है कि वहाँ पर आपकी इन्फ्लामेटरी सेल्स प्रेजेंट हैं या किसी भी तरीके की नेक्रोसिस हो रखी है, उसकी वजह से हमें पेन देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, जो स्मॉल एम्पलीट्यूड की ऑक्सिलरी या डिस्ट्रैक्शन मूवमेंट्स हम कराएंगे, जिसकी वजह से जो वहाँ के मैकेनो रिसेप्टर्स होंगे ना, वो स्ट्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, वो वर्क करने लगेंगे। और जो वहाँ पर नोसी रिसेप्टिव स्ट्यूमुलस वहाँ पर आ रही है, ठीक है, उसको वो ट्रांसमिशंस को इनहिबिट कर देंगे, मतलब उसकी ट्रांसमिशन को रोक देंगे, ठीक है, एट द लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो वहाँ पर हमारा जो पेन की सेंसेशन होगी वो कम हो जाएगी। ओके। अब मैकेनिकल इफेक्ट क्या होता है? मैकेनिकल इफेक्ट आता है इसका स्मॉल एम्पलीट्यूड डिस्ट्रैक्शन और ग्लाइडिंग मूवमेंट जो होगा जॉइंट का, वो वहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड होगा ना, जैसे अब ये जॉइंट है, ठीक है, अब ये आपका जॉइंट है, जस्ट सपोज नी जॉइंट है या वॉट कोई भी जॉइंट मान लो। अब यहाँ पर जो हमारा साइनोवियल फ्लूइड है, जब ये बोन को हम यहाँ से हिलाएंगे, दोनों को मोबिलाइज करेंगे, तो ऑब्वियसली ये जो साइनोवियल फ्लूइड है ये भी यहाँ पर मूव होगा। और जब ये यहाँ पर मूव होगा तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू होती है वो वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे हीलिंग प्रोसेस में वहाँ पर हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मैकेनिकल इफ़ेक्ट। अब आगे हम देखते हैं जो मसल स्पाज्म होता है और मसल गार्डनिंग होती है। मसल गार्डनिंग का मतलब है कि जो मसल है वो पार्शियली कॉन्ट्रैक्ट हुई है, ठीक है, मतलब जितनी उसको प्रिपेयरिंग के लिए डिमांड थी ना, मतलब अपकमिंग डिमांड जो थी उससे वो पार्शियली वो थी, और उसको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, समथिंग इस तरीके से। ओके। तो यहाँ पर हम आगे देखते हैं जो मेन एक चीज़ है यहाँ पर कि जो स्मॉल एम्पलीट्यूड जॉइंट टेक्निक है वो यूज़ करी जाती है पेन को ट्रीट करने के लिए, मसल गार्डनिंग को और मसल स्पाज्म को, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेच नहीं देना है, ठीक है, स्ट्रेच बिल्कुल भी नहीं देना है। इसको हम आगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर इसमें बता रखा है कि क्यों नहीं देना होता है यहाँ पर। बाकी हम देखते हैं रिवर्सिबल जॉइंट हाइपर मोबिलिटी भी एक इंडिकेशन है, जब जॉइंट जो है वो मूव नहीं कर पा रहा है सही से, जो उसकी नॉर्मल मोबिलिटी होनी चाहिए थी, हाइपो मतलब उससे मोबिलिटी उसकी कम हो गई है। तो यहाँ पर हम प्रोग्रेसिवली विग्रस जॉइंट प्ले स्ट्रेचिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, मतलब स्मॉल एम्पलीट्यूड नहीं, एकदम अच्छे से विग्रसली आप वहाँ पर स्ट्रेचिंग टेक्निक्स का यूज़ करोगे, जिससे कि जो उसके जो कैप्सूल है ना, पूरा जॉइंट कैप्सूल है, जब आप जैसे सपोज ये पूरा एक जॉइंट कैप्सूल है जो इतना होना चाहिए था, यहाँ तक होना चाहिए था, बट ये यहीं तक हो गया, तो इसको आपको क्या करना है, एक तरीके से खींचना है, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग टेक्निक जो है आपकी विग्रस स्ट्रेच टेक्निक जो है, इसके मसल फाइबर्स को जो है और खींचेगी कैप्सूल के। तो यहाँ पर ये आप जो है विग्रसली जब स्ट्रेचिंग टेक्निक यूज़ करोगे तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यूज़ इलोंगेट हो जाएंगे, और हाइपोमोबिलिटी जो है वो आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, मतलब वो नॉर्मल मोबिलिटी की तरफ इनिशिएट कर जाएगा। पोजिशनल फॉल्ट या सबलेक्सेशन के अंदर हम जैसे कोई माल पोजिशन हो गया, कोई बॉनी पार्ट जो है वो अलग तरीके से जुड़ना चाहिए था, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो हो जाती हैं कि जो जैसे मैनिपुलेशन किया किसी ने, लेकिन वो जो है अपनी सही पोजीशन पर नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा, वो ऑब्वियसली आपकी रेंज ऑफ मोशन को डिक्रीज़ कर देगा, पेनफुल रहेगी वो मोशन। तो यहाँ पर हम जो है एकदम से वो मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन विद
मूवमेंट टेक्निक का यूज़ करते हैं जहाँ पर जो बॉन पार्टनर्स होते हैं, मतलब जो बॉनी पार्टनर्स होते हैं, जैसे एक आपका जो है एक टिबिया हो गया और एक फिमुला हो गया, तो इस तरीके से उनको मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है इसके अंदर, उसको सबलैक्सेशन को रोकने के लिए, डिपोजिशन करने के लिए, ठीक है। अगर सबलैक्सेशन हो गया है, जैसे वीडियोस में भी हम आजकल काफ़ी देखते हैं कि एकदम से वो उस चीज़ को वापस वहाँ पर लगा देते हैं, पोजीशनिंग उसकी सही कर देते हैं, वो जो है मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि पुल्ड एल्बोज़ हैं जो बच्चों के अंदर ज़्यादातर देखने के लिए मिलती हैं, उसके अंदर हम मैनिपुलेशन का यूज़ करते हैं, ओके। अब देखते हैं प्रोग्रेसिव लिमिटेशंस क्या होती हैं। जैसे कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं जिसके अंदर हमें पता होता है कि जो मूवमेंट के अंदर लिमिटेशन है वो ऑब्वियसली कम होती बढ़ती ही जाएगी टाइम के साथ, ठीक है। जो जॉइंट जो रेंज ऑफ मोशन है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो है धीरे धीरे आप कितनी भी वो कर लें, लेकिन इसके अंदर जो हमारा प्राइमरी काम हो जाता है वो हो जाता है कि जितने भी मूवमेंट प्रेजेंट है उसको अवेलेबल मोशन को मेंटेन रखना, ठीक है। इससे जो आपका रिजल्ट होता है ना डिजीज़ का, उस वो डिले हो जाता है, भले रुकेगा नहीं बट डिले हो जाएगा, ठीक है। जो डोज होती है डिस्ट्रैक्शन की और ग्लाइड की, ये जो है पेशेंट अपने हिसाब से डिसाइड करता है, मतलब पेशेंट को पेन तो नहीं हुआ है या उसको कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, उसके बेसिस पर हम इसके ग्रेड को डिसाइड करते हैं, ओके। अब यहाँ पर लास्ट आता है आपका फंक्शनल इमोबिलिटी। पेशेंट कैन नॉट फंक्शनली मूव अ जॉइंट फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि पैरालिसिस हो गया किसी को, तो वहाँ पर वो उस जॉइंट को मूव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं नॉन स्ट्रेच ग्लाइडिंग और डिस्ट्रैक्शन टेक्निक्स को, जिससे कि वो अपनी अवेलेबल जॉइंट प्ले को मतलब उसको मेंटेन करके रख सकता है, ठीक है। जिसकी वजह से जहाँ पर जब बहुत लंबे टाइम तक मोबिलिटी रहती है किसी भी जॉइंट के अंदर, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं, जैसे अडहेशंस हो जाएंगे या वो चीज़ फ्रोज़न कंडीशन में जाना शुरू कर देगी, डीजनरेटिव डिजीज़ देखने के लिए मिलेंगी वहाँ पर। तो ये जो है आपकी दोनों टेक्निक्स इसको प्रिवेंट करती हैं। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या है जॉइंट मोबिलाइजेशन टेक्निक की। जो इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि ये किसी भी डिज़ीज़ के उसके प्रोग्रेस को या प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकती है, ठीक है। जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस है या कोई भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है इंजरी का, तो ये उसको रिड्यूस नहीं कर सकती है, उस प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकती है। बस ऐसे केसेस के अंदर जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसका मेन फोकस होता है पेन को कम से कम कर देना, ठीक है। उसका जितना भी जॉइंट प्ले अवेलेबल है उसको मेंटेन रखना और रिड्यूस करना उसकी मैकेनिकल लिमिटेशंस को, ठीक है। मतलब जितना वो काम कर सकता है जितने लंबे टाइम तक, उसको उतने इंडिपेंडेंसी रखने के लिए उसको मोटिवेट करना, उसके जॉइंट प्ले को तैयार करना, ठीक है। तो यही हमारा काम है कि उसका जो है फिजियोथेरेपी चले। तो वो बंदा अगर 6 महीने में किसी पर डिपेंडेंट होने वाला था या उसके जॉइंट प्ले रुकने वाला था, वो बिल्कुल हाथ नहीं घुमा पाता, तो हम उसको 1 साल तक लेकर के जाएं, 1.5-2 साल तक लेकर के जाएं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो मेन फोकस है वो ये रहता है। अब हम देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस या प्रिकॉशंस क्या रहेंगे। जो ट्रू कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं वो आपकी स्ट्रेचिंग टेक्निक्स के लिए ये हैं कि हाइपर मोबिलिटी जॉइंट इफ्यूज़न या इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, तो वहाँ पर आप मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। हाइपर मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी मतलब नॉर्मल जो रेंज है, हाइपर मोबिलिटी मतलब कि रेंज से कुछ ज़्यादा ही वो बाहर जा रहा है, ठीक है। नॉर्मल रेंज से ज़्यादा वो बाहर जा रहा है। तो जॉइंट्स पेशेंट्स विद पोटेंशियल नेक्रोसिस ऑफ लिगामेंट्स और कैप्सूल शुड नॉट बी स्ट्रेच्ड। जहाँ पर नेक्रोसिस के चांसेस हों या फिर नेक्रोसिस ऑफ लिगामेंट्स या फिर कैप्सूल के अंदर नेक्रोसिस प्रेजेंट हो, वहाँ पर आप स्ट्रेच नहीं करेंगे। पेशेंट्स जो होंगे विद द पेनफुल हाइपर मोबाइल जॉइंट्स, ठीक है, उनको में भी फ़ायदा मिल सकता है जेंटल जॉइंट प्ले टेक्निक से, लेकिन विद द लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। और यहाँ पर स्ट्रेचिंग नहीं प्रोवाइड करी जाएगी, स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, सिर्फ नॉर्मल जेंटल जॉइंट प्ले टेक्निक का यूज़ करना है, ठीक है। जब भी हम मोबिलाइजेशन देते हैं तो पहले हल्का सा ना हम ट्रैक्शन को यूज़ करते हैं, उन दोनों पार्ट्स को थोड़ा सा दूर करते हैं। मैं एक बार ये आपको करके दिखाती हूँ, ओके।
देखिए, जैसे कि ये हमारा जॉइंट है, ठीक है, तो अब इसको हम पहले थोड़ा सा यहाँ पर ट्रैक्शन देंगे, फिर इसको ऊपर और नीचे ऑक्सीलेटरी मोशंस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सही से स्टेबलाइज वगैरह नहीं हो रखा है, इसीलिए हमको यहाँ पर सही से नहीं दिख रहा है, बट थोड़ा सा ट्रैक्शन जो है वो सबसे पहले देना है, फिर ऑक्सीलेटरी मोशंस करना है। तो यही चीज़ जो है हमें ऐसे केसेस में नहीं करनी है जहाँ पर कि पेनफुल हाइपर मोबिलिटी प्रेजेंट है, ओके। दूसरा हमारा कॉन्ट्राइंडिकेशन आता है जॉइंट इफ्यूज़न। जॉइंट इफ्यूज़न के अंदर जो है क्या होता है कि जो रैपिड एकदम जो स्वेलिंग आती है वो मोस्टली बताती है कि वो ब्लीडिंग की वजह से आ रही है जॉइंट में, ठीक है, ट्रॉमा या किसी भी डिज़ीज़ की वजह से इस तरीके की, तो वहाँ पर जो हमारी मोबिलाइजेशन है वो वर्क नहीं करेगी। जो स्लो स्वेलिंग आती है वो आती है आपके साइनोवियल मेम्ब्रेन में डैमेज होने की वजह से, ठीक है। तो ये जो है हमारा वो होता है कि यहाँ पर आपको स्ट्रेच नहीं करना है, इस कंडीशन के अंदर स्ट्रेच नहीं करना है विद मोबिलाइजेशन, और पैसिव टेक्निक के साथ यहाँ पर स्ट्रेचिंग नहीं करनी है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, सिर्फ जो कैप्सूल है ना स्ट्रेचिंग के बिना ही वो डिस्टेंडेड है, क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा फ्लूइड हो गया है। जैसे देखो यहाँ पर ये आपका जॉइंट है, ठीक है, इसके यहाँ पर जो नॉर्मल स्पेस होना चाहिए वो इतना है। अब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो क्या होता है कि स्पेस ज़्यादा बनता है, जॉइंट प्ले जो होता है वो तो उतना ही रहता है, बट जो कैप्सूल होता है वो स्ट्रेच हो जाता है, ठीक है, इसका स्पेस इंक्रीज हो जाता है। जब यहाँ पर ऑलरेडी इफ्यूज़न हो रखा है और एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रेजेंट है तो इसका जो यहाँ पर स्पेस है वो इंक्रीज़ हो गया ना, तो यहाँ पर हमें स्ट्रेच करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी स्ट्रेच्ड है ड्यू टू एक्स्ट्रा फ्लूइड एक्यूमुलेशन, ठीक है। जनरल ऑक्सीलेटिंग मोशंस जो होते हैं वो स्ट्रेस नहीं करते हैं या स्ट्रेच नहीं करते हैं आपके कैप्सूल को, ठीक है, वो ब्लॉक कर देते हैं। वो ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं हमारी ट्रांसमिशन ऑफ पेन स्टिमुलस को, ठीक है, जो यहाँ पर इम्प्रूव करता है। जब आपने स्मॉल यहाँ पर ऑक्सीलेटरी मोशंस करा तो यहाँ पर जो आपका पेनफुल रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे वो जो है वहाँ से रिमूव होना शुरू कर देंगे, ओके। अगर पेशेंट का रेस्पॉन्स जेंटल टेक्निक के लिए वो बता रहा है कि मेरा पेन इंक्रीज़ हो रहा है या जॉइंट इरिटेबिलिटी हो रही है, कोई भी डिस्कम्फर्ट वो इन्फॉर्म कर रहा है, तो टेक्निक को विग्रसली अप्लाइड नहीं करना है और उसको थोड़ा सा मतलब उसको अप्लाई टू विग्रसली, उसका मतलब है कि आप जो टेक्निक अप्लाई कर रहे हो उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से कर रहे हो, आप उसके हिसाब से उसको आप और जेंटली करो, ठीक है। या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो आपको नहीं पता है तो उसके लिए जाओ। इन्फ्लामेशन दूसरी चीज़ क्या है, अगर वहाँ पर इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है तो स्ट्रेचिंग इंक्रीज़ कर देगी पेन को, ठीक है। तो यहाँ पर आप जेंटल ऑक्सीलेटरी मोशंस को ही अप्लाइड करोगे। तो ये था आपका लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस प्रिकॉशंस फ्रॉम दी किश्नर। यार देखो, पढ़ तुम किसी से भी लोगे, पीपीटी से पढ़ लोगे, बट बुक वाली जो फील होती है वो बुक में ही होती है, ठीक है। अगर पढ़ रहे हो तो 10-15 मिनट दो किसी चीज़ को, तभी पढ़ाई सक्सेसफुल है। जब आप किसी चीज़ को टाइम दे रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो। तो दिस वाज द कॉन्ट्राइंडिकेशंस। 3 कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे, हाइपर मोबिलिटी, जॉइंट डिफ्यूज़न और आपका इन्फ्लामेशंस। लिमिटेशंस थी कि ये किसी भी उसकी डिजीज़ के उसको चेंज नहीं कर सकता है प्रोसेस को। एंड indications was pain, muscle gardening or spasm, and second one was reversible joint hypomobility, positional faults and progressive limitations, functional immobility. So I hope आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। किश्नर से पढ़ने के लिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।